Hello Priyam, how are you? I'm good, sir. How are you? देखो first of all, I would like to congratulate you that this time Thank you you. have got all India rank 74 and I welcome you to this platform CAPPC Mentor. तो प्रियम, सबसे पहले एक बेसिक सवाल जो हम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी थी, ये जो प्रिपरेशन की कि भाई इस बार आपने जो है ऑल इंडिया रैंक 74 ली है, तो कैसी आपकी जर्नी रही है? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? तो किस हिसाब से आपने तैयारी करी है? ये वाला मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पहला पेपर ही क्लियर नहीं हुआ था। थोड़ा सेटबैक था, डिसअपॉइंटेड था, बट अब ये तो यार अप डाउन तो होते ही रहते हैं। तो आई जस्ट मूव्ड ऑन, प्रिपेयर्ड नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद उसी साल मेरा यूपीएससी का प्री भी पहली बार क्लियर हुआ था। तो इतना कोई टाइम था नहीं इसके लिए। बट मैंने एक चीज जो अपने पहले अटेम्प्ट से सीखी थी वो ये थी कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो साइंस था वो लो हैंगिंग फ्रूट है, वो मैंने हम्म। प्रिपेयर किया नहीं था लास्ट टाइम। बाकी ऑलमोस्ट तो जीएस सेम है। जो आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो यूपीएससी और इसमें सेम है। बट वो जो साइंस वाला है वो डिफरेंट, वो जो था वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। तो मैंने उस पर इस बार ज्यादा फोकस किया, और आई थिंक दैट व्हाट मेड द डिफरेंस दिस टाइम। तो लास्ट टाइम क्या मार्क्स रहे थे आपके पेपर 1 और पेपर 2 में इस बार? पेपर टू तो मेरा वही नहीं हुआ, मतलब चेक ही नहीं हुआ था। पेपर टू ही में बाहर हो गया था। इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, मेरे ख्याल से 120 थे मेरे मार्क्स पेपर पेपर 1 वन। में 120 थे। हाँ। अच्छा, तो मतलब इस बार लगभग आपके पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स है और पेपर 2 में भी काफी बढ़िया मार्क्स होंगे। चलो चलो, बहुत बहुत बढ़िया कि इस बार आपने सारी की सारी स्टेजेस जो है वो आराम से आपने पास कर ली। तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या इस बार की भाई हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार? टू बी ऑनेस्ट, नहीं कर रहा था, क्योंकि जो अब पिछली बार इतनी हाई कट ऑफ गई थी, तो हम्म, मुझे लग रहा था कि शायद मैं सेकंड पेपर में हमेशा कंफर्टेबल था कि राइटिंग इज माय स्ट्रांग सूट, बट उसके लिए पहले फर्स्ट पेपर क्लियर करना पड़ता है। तो हम्म, फिर से पिछली बार के हिसाब से अगर वो जो लास्ट टाइम वाला देखें, तो सारी जितनी भी कोचिंग थी 118 119 अपनी कट ऑफ बता रही थी। पिछले के हम्म, पिछले बार वाली की बता रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं चिल था, लेकिन जब लास्ट टाइम वो सेटबैक मिला, तो कुछ नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दे दिया, हम्म, डन एंड डस्टेड। अपने मेंस में लग जाओ, इसका बाद में देखेंगे। तो आई एम रिमेम्बर इट करेक्टली कि जब मेरा खत्म हुआ था मेंस, उसी के एक दो दिन बाद इसका रिजल्ट आ गया। तो वो एक अच्छा था कि यार वहाँ पे एग्जॉस्टेड थे हम, खत्म हुए इतने सारे पेपर लिख के, फिर यहाँ पे एक स्वीट न्यूज थी, वो था। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आ जाएगा। आया, वो एक अच्छी बात थी, मतलब अच्छा सरप्राइज था। बट मैंने ऐसा कहा था कि हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। तो जब पीडीएफ में नाम देखा अपना और ऑल इंडिया रैंक देखी कि भाई आप टॉप 100 में आ चुके हो, तो क्या मतलब घर पे क्या माहौल था, फ्रेंड्स के साथ में मतलब कैसे एंजॉय किया, क्या किया मतलब नाम देखने के बाद? अच्छा, ये वाला तो मतलब फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत लेट रिजल्ट देखा। मैंने टेलीग्राम खोला था अपना बहुत लेट, रात को 10 बजे, तब मुझे अच्छा। पता चला कि रिजल्ट आ गया। मेरे एक दो दोस्तों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तब मुझे पता चला। फिर मैंने, मॉम डैड तो दोनों सो गए थे, तो मैंने सोचा कि जगाऊं नहीं जगाऊं क्या करूं। फिर मैंने भैया को बताया, भैया ने बोला पागल है, इतनी बड़ी बात है, मम्मी पापा को बता। फिर मम्मी पापा को बताया, फिर सब खुशी थे यार, मजा तो आता ही है। धीरे धीरे सिंक इन होती है, पता है वो जो इफोरिया हम्म, होता है ना, वो एकदम होता है, आपको मजा आता है। उसके बाद धीरे धीरे सिंक होती है कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि हाँ यार लाइफ चेंज होने वाली है अब, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। मतलब वो धीरे धीरे ना, ये जैसे धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है, अच्छा हाँ, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसा था। फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। अभी भी इनफैक्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। लोग आते हैं, बधाई देते हैं। हाँ, तो तो ये ये एक एक्सपीरियंस। फेज है, ये काफी बढ़िया है ये फेज, मतलब हम्म। सिलेक्शन के बाद वाला फेज। जो स्ट्रगलिंग था वो तो देखो अब पास आउट हो चुका है। हम्म। अब दिस इज डिफरेंट टाइम। तो बहुत बढ़िया इसमें तो प्रगुन, ये तो बात थी चलो अपने रिजल्ट की। तो थोड़ा सा अभी हम लोग एकेडमिक्स की तरफ आते हैं। तो मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें भी आप जो है पेपर 1 भी क्लियर नहीं कर पाए थे, तो आपने इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया, क्या चेंजेस किए अपनी प्रिपरेशन में, या फिर कोई स्ट्रेटेजी कुछ कुछ मिस आउट कर रहे थे आप जो इस बार आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जिसकी वजह से आपका इस बार सिलेक्शन हो गया? जो मेन डिफरेंस था, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट वाज साइंस। मेरी साइंस बहुत वीक है, मैंने 12th तक साइंस किया, बट आफ्टर दैट माय ग्रेजुएशन वाज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो वो टच छूट गया। और मैंने जो पहली बार था, मैंने सोचा था कि यार मैं पॉलिटी और इसके दम पे ही निकालूंगा पेपर, तो मैंने उसमें इतना गया नहीं। बट मैंने देखा यार अच्छा खासा वेटेज है, तो इसको मत लूज करो, क्योंकि यहीं से वो 3 4 5 वाली मार्क्स वाली विंडो से ही गेम खराब हो रहा। तो वही वाली स्ट्रेटेजी थी कि बाकी सब तो है ही, जो मेरे पास नोट्स है मैं वही पढ़ता था। इसमें मैंने ये किया कि साइंस मुझे पता था कि मैं पूरी नहीं कवर कर पाऊंगा, कि सारी एनसीईआरटी पढूं या वो पढूं। द थिंग आई डिड वाज एमसीक्यूज करे मैंने साइंस के बहुत सारे,
और जो हम्म, सॉल्यूशंस थे उसको अच्छे से पढ़ा, क्योंकि ज्यादातर ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आता है। ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इनके पास साइंस में। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक डाल के समझ लोगे तो उस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, आप कर लोगे। और उसके बाद ये है ना कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो आपको हाँ। आइडेंटिफाई करना है, उनको छोड़ देना है। तो लास्ट टाइम मैं कि हाँ थोड़ा सा कि इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा वो लगा के नहीं, जो नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपका एजुकेटेड गैस नहीं लग रहा वहाँ नहीं खेलना, तो आई प्लेड इट सेफ। और साइंस में फोकस था, बाकी स्ट्रेटेजी वाज सेम। मेरे पास वही नोट्स थे, मैं वही पढ़ के गया। पॉलिटी, हाँ, अनदर थिंग, मैंने जो सीएपीएफ के मॉक्स अटेम्प्ट करे, कि मॉक्स से काफी चेंजेस आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है फील क्या है, क्योंकि वो यूपीएससी के 100 क्वेश्चन, इसके 125 क्वेश्चन 2 घंटे में डिफरेंस पड़ता है। अगर आप 100 क्वेश्चन के हिसाब से आ रहे हो तो टाइम कम पड़ जाता है। तो ये एक ये वाला चेंजेस था पेपर वन के लिए। जी। और बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे कि हिस्ट्री हो गया मेन, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी यही रहती है कि सर हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, याद नहीं रहता। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे कोप किया आपने? पर्सनली आई लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री को याद करने के लिए नहीं, उसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। हम्म, तो स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो एक माइंड में मैप बन जाता है। और एक बार तो हिस्ट्री पढ़ के होएगा नहीं, कम से कम आपको बहुत बार एक ही चीज को रिपीट करोगे, उसके बाद आपको याद आ जाएगा। इनफैक्ट आपको ये भी याद आ जाएगा, अच्छा ठीक है, जो क्या कहते हैं, आपका अल्तमश था वो उसका दामाद था। तो हम्म, ऐसी करके चीजें स्टोरी बना लो आप अपने दिमाग में। ये सब जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हम देख रहे हैं, है कि यार वो हम्म, स्टोरी तो है, वही चीज तो इसमें चलती आ रही है, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल तक, और ऊपर ब्रिटिश राज तक। तो पूरी स्टोरी है, उसको एकदम अगर स्टोरी की तरह उसको दिमाग में ना हो तो वो जल्दी रिकॉल हो जाता तो हिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका कितना बड़ा रोल है? चलो ठीक है, अपन मानते हैं कि एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही। है। इसके साथ में जो स्टैंडर्ड बुक्स है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो भी काफी ज्यादा अलग है। बुक्स में से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे स्टैंडर्ड बुक्स में से। हम्म। तो इसके लिए क्या करें, क्या है इसका मतलब? इसके लिए देखो, सबके पास अपने नोट्स होते हैं, ठीक है। हम्म, और उसके बाद जब आप मॉक्स देते हो तो ऐसी चीजें आपके पास तभी टकराती हैं, वरना आपके पास नहीं टकराएंगी। वो स्टैंडर्ड्स बुक में नहीं मिल रहा, तो आप उसको लिख लो कहीं साइड में। और जब आप रिवाइज कर रहे हो उसको, तो आप जब अपने नोट्स रिवाइज करोगे उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। आप जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपको नई चीज पता है, तो महात्मा गांधी के पास आपके नोट्स हैं, उसी में छोटा सा अपना एक बना लिया कि ठीक है ये चीज है। या फिर आपने मदन मोहन मालवीय के बारे में बात कर रहे हो, या किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, ज्यादातर इसमें कौन से क्वेश्चन फंसते हैं, वो वाले, न्यूज़पेपर किसका है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट करी। तो वो रेयरली मिलती हैं बुक्स में, क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह बनाते हैं, तो स्टोरी में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, अगर होता भी है तो नहीं मिलता। जैसे आई रिमेम्बर बीच में एक क्वेश्चन आया था कि एओ ह्यूम की बायोग्राफी किसने लिखी थी। हम्म, और ये मैं जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ये बुक मैं इसको बहुत बार पढ़ चुका हूँ। इसका जो हम्म, 5th चैप्टर है, इसमें ये चीज बहुत बार लिखी हुई है कि क्या कहते हैं, विलियम वेंडरबिल्ट ने लिखी थी एओ ह्यूम की बायोग्राफी। बट वो कभी दिमाग ही नहीं गया उस चीज में, कि दिमाग लगा ही नहीं कि यार ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब तक हम हम्म, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा हमें पढ़ना क्या है। तो रीड द क्वेश्चन पेपर, उसके बाद वो है। और ये वाली तो यार लक की बात है, बताऊँ, हिस्ट्री आपने पढ़ा है वो आ गया, नहीं पढ़ा तो नहीं आया, कि इसमें तुक्का भी नहीं लगता। हम्म। तो पेपर वन में जो अपने टेस्ट सीरीज है, कोई भी आप अगर मॉक देते हो या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो पेपर वन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है पेपर वन के लिए, टेस्ट सीरीज का? और ये सबसे जो पहला, लास्ट टाइम जो चल रहा है अभी 2024 का जो एग्जाम आने वाला है, इसके परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं अभी। हम्म, तो सबसे बड़ा जो मेरे अकॉर्डिंगली फायदा है वो है कॉन्फिडेंस का। यू स्कोर हम्म, गुड, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा, सब मेहनत करके आते हैं, इट्स ऑल अबाउट उस दिन आपका क्या गेम। हम्म, तो वहीं पे सब चेंज हो जाती है, जब हम इतने मॉक देके जा रहे हैं और हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, तो हम खुद कॉन्फिडेंस होके जाते हैं, अंदर से एक आवाज आ रही होती है यार निकाल लेंगे। तो वो चीज एक डिफरेंशिएट करती है। और जो आपने पूछा कि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं या पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो और वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, उससे रिलेटेड आ जाते हैं, ऑप्शन से आ जाते हैं, तो उसका फायदा मिलता है। जी जी, ये तो बात सही है। तो अब बात करते हैं प्रेम की पेपर टू में। क्या, जैसे जैसा कि आपने बताया कि पेपर टू आप हमेशा से कंफर्टेबल रहे थे, बहुत अच्छी राइटिंग स्किल थी आपकी। क्या डिफरेंट था दूसरों से, क्या डिफरेंट आप लिखते थे कि पेपर टू आपको इतना कॉन्फिडेंट लगता था? मैंने पेपर टू, मैंने सीएपीएफ का देखा। इफ यू सी, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो काफी जेनरिक होते हैं, एनीवन कैन राइट ऑन। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे क्वेश्चन है जो प्रिपेयर कर रहा है वो लिख देगा। जी द जी। थिंग दैट डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर पर्सन्स आंसर इस कितना आप उसको करंट अफेयर्स या कितना रिलेवेंट चीज के साथ
आप उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हो अपने आंसर। हम्म, तो मेरा वही था कि सब्सटेंशिएटेड विद द रियल लाइफ इवेंट्स, और कुछ भी जैसे अभी इसमें इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, जी पेपर 2 में डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया था इस बार वाले के में। तो आई यूज जेएस मिल का एग्जाम्पल, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑफ रिपीटेड, तो कि कैसे इन डेमोक्रेसी पीपल बिकम कंप्लेसेंट एंड दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर राइट्स। In democracy their rights are under more danger because they think that it is the government by the people of the people, but they need to be more aware of their rights, more vigilant. That's how it started. तो ये एक डिफरेंशिएटिंग चीज है, तो आपको पता है कि क्या आने वाला है। वो ऐसा कुछ फेक नहीं रहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ पूछ पूछ लिया कि चंद्रयान यात्रा के बारे में बताओ या मार्स के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना आप करंट अफेयर्स यूज करोगे अपने आंसर में उतना अच्छा है। अपने न्यूज़पेपर से नोट्स बना लो, जैसे क्लाइमेट चेंज का आया था मुझे याद है। I use this example of heat poverty. Heat poverty, that because of the climate change, now some people have the access to air conditioning, some people does not have air conditioning, and this is giving rise to a new type of inequality. So these are the things that will differentiate your answer. वरना वो जो एक पुराने वाले हैं जो कि ये क्लाइमेट चेंज से ये हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सबको पता है होना है। तो कुछ अलग लिखोगे तब आएगा। फिर रही प्रेसी की बात, तो प्रेसी में मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं। मैंने एग्जाम से 10-15 दिन पहले वो जो हिंदू का एडिटोरियल आता साइड वाला, छोटा वाला, उसको मैं लिख लेता था खुद, अपना प्रेसी बना के। और खुद मैं देखता अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो ठीक है। 3-4 बार आप लिखोगे आप खुद ही अपने से सेटिस्फाई नहीं होगे, चेक तो कराना दूर की बात है। तो मैंने चेक तो नहीं कराया, बट मैं एट दी उस लेवल पे आ गया था कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ मैं जो लिख रहा हूँ। तो प्रेसी की वो वाली राइटिंग थी। और आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे दोनों में मैंने करंट अफेयर्स का ही यूज किया। और ग्रामर का तो यू हैव टू स्टडी ग्रामर, तो रूल्स हैं, आपको रूल्स पता ही होने पड़ेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन, अगेन आप सभी रीड कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई इतना चैलेंजिंग टास्क है नहीं कॉम्प्रिहेंशन का, अकॉर्डिंग टू मी। तो प्रियम, जो मेन टास्क है ना स्टूडेंट्स का, और जो मेन डाउट ये रहता है कि पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हम्म। क्योंकि काफी सारे ये बोलते हैं कि सर पेपर ही हमारा छूट गया, हमारे हम्म। 20 मार्क्स वो छूट गया, हमारा 40 मार्क्स वो छूट गया। तो अभी जो टाइम चल रहा है लगभग 20 दिन के आसपास है। तो किस हिसाब से पेपर 2 में प्रैक्टिस करें, क्या करें कि भाई टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, पूरा का पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट किया जाए, वो भी क्वालिटी क्वालिटी के हम्म। साथ में कंप्लीट किया जाए। पहली चीज तो है देखो, सबकी अपनी अलग अलग शॉर्टकमिंग है। किसी का ऐसे अच्छा है तो किसी का आर्गुमेंट अच्छा है। तो वो आपको हम्म, आइडेंटिफाई खुद करना है कि मेरा क्या अच्छा है, मैं किस में कितना टाइम स्पेंड करूँ। दूसरा यार, मैंने जो पहले अटेम्प्ट में जो देखा था, मैं थोड़ा अपनी राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था। बट हम्म, राइटिंग का इतना मैटर मुझे लगता नहीं कि होता होगा, क्योंकि इस बार मैंने स्पीड बनाई कि हाँ लेजिबल होना चाहिए, कि मैं जो लिख रहा हूँ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा था। जो मेरी नॉर्मल स्पीड जो राइटिंग है मैं उसी को कर रहा था। और उसके बाद हम्म, आपको यार अपनी बैटल्स खुद चूज करनी है। कि जैसे मेरा प्रेसी, मुझे लग रहा था कि मेरा प्रेसी में मैं अच्छे नंबर ले लूंगा, तो मैंने हम्म, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया। मैंने ऐसे में अपना ज्यादा टाइम लगाया, मुझे पता था कॉम्प्रिहेंशन लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको जल्दी करो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कि हम्म, उतने ही मिलेंगे, मैं उसमें कितना भी लिख दूं, कितना वो आंसर आपको दे रखा है, आपको अपने वर्ड में लिखना है। तो आप उसके हिसाब से करो, तो अपना आइडेंटिफाई करो कि आपको कहाँ पे टाइम ज्यादा चाहिए। जो लो हैंगिंग फ्रूट है, ग्रामर है, उसको करो। और बाकी यार, आप एक ऐसे में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो नंबर उतने ही मिलने। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा लिख दोगे तो आपको ज्यादा मिलने हैं। जो एवरेज नंबर है उससे एक आध नंबर ज्यादा मिलता है, और उसके चक्कर में आप जो दूसरा ऐसे है उसके नंबर खराब करते हो। तो हम्म। वो करना है। बाकी यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ प्रेम, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर 2 में। साथ के साथ अपना नॉलेज बेस भी इंक्रीज करते रहो। और हम्म। प्रेम, जहां तक मुझे लगता है ना, पेपर 2 इज नॉट अबाउट नॉलेज, पेपर 2 इज आप कितने समझदार हो। हम्म। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सराउंडिंग, है कि नहीं। जो भी इश्यूज आपके जो सराउंडिंग में हो रहे हैं, आप उनके ऊपर ओपिनियन बना पा रहे हो और एक राइट डायरेक्शन में सोच पा रहे हो, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट पेपर 2। इसमें वो सीएससी जैसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है हाँ, इसमें। जो मैंने बताया काफी जेनरिक क्वेश्चन आते हैं, एनीवन कैन आंसर। हाँ, क्योंकि पेपर 2 में जब शुरुआती स्टेज में हम लोग भी थे तो यही सोचते थे पता नहीं क्या है इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, चीजों की हम्म। समझ आई, तो मुझे लगा कि यार पेपर 2 में तैयारी की जरूरत नहीं है। बस इसमें हाँ, हम्म। तैयारी की जरूरत है लिखने के अंदर, कि हम्म। किसी का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है।
तो हम लोग उस वे में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया था कि पेपर टू में आपका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो वो इसीलिए था, मुझे लगता है कि समझदारी। हम्म। मैंने उसमें ज्यादा तो इतना फोकस करा भी नहीं, मतलब कि हाँ अपनी चल ही रही है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ ही रहे हैं, उसी से ही पूछना है। और ये चीज भी ऑब्वियस थी कि पेपर वन में ही मार्क्स ज्यादा से ज्यादा खींचे जा हम्म। सकते हैं, पेपर टू में तो नॉर्मली है, ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो। हम्म। और कितना एफर्ट डालोगे, एफर्ट डाले तो पेपर वन में। क्या लगता है आपको? सही है एकदम। जो लो हैंगिंग फ्रूट है, मैं तो हमेशा से यही बोल रहा हूँ कि जहाँ पे जो इजीली मिल सकता है वो छोड़ दो। वो क्यों छोड़ो? जो टफ है उसके लिए काम करो, नो डाउट, बट जो इजी है उसको क्यों छोड़ो, उसको ले लो। हम्म। तो प्रेम, सीएपीएफ एसी मेंटर में आप एनरोल थे क्या कहीं ना कहीं? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी इनकी मॉक्स की, अच्छा और अच्छा। एग्जाम, हाँ एग्जाम से एक महीने पहले मैंने ली थी, मैंने सारे मॉक्स दिए थे। और हम्म। अच्छा स्कोर आ रहा था मेरा, मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ दिस टाइम माइट बी अ माइट आई माइट आई क्लियर दिस एग्जाम। सो या मतलब ठीक है, मैंने बोला ना कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सो वो जो मॉक टेस्ट थे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। तो क्या रिव्यू रहा आपका टेस्ट सीरीज के बारे में, पेपर वन और पेपर टू दोनों के टेस्ट बारे सीरीज अच्छी है, रिलेवेंट है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ रिवाइज भी करा रही है आपको, में? क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ रहे हो, वही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो जब आप पढ़ने के साथ साथ वही चीज को क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन गलत करते हो तो वो कभी भूलते नहीं। मतलब माई सेल्फ प्रैक्टिस इज दैट कि अगर एक बार को मैं एक सही आंसर कर दूं तुक्का मार के भी, तो मैं उसको भूल जाता हूँ। बट अगर मैंने कोई गलत किया तो मैं उस पर एक्स्ट्रा फोकस करता हूँ, यार गलत किया तो वो वाली चीज नहीं भूलता हूँ। तो ये थी ऑल एंड ऑल, इट वाज अ नाइस टेस्ट सीरीज। तो प्रेम, अभी देखो एस्पिरेंट्स जो है ना, लास्ट टाइम चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स जो आपने फॉलो किए हो, या फिर कोई कुछ कुछ मामूली बातें होती हैं जो प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखनी होती है, वो भी लास्ट टाइम पे। तो आपकी तरफ से ऐसे कुछ मैसेज जो कि एस्पिरेंट्स को आप देना चाहो इस टाइम पे, जबकि 20 दिन बच रहे सीएपीएफ 2024 के। मैं तो ये कहूंगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब कि मेरे को, मैं अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, उस पे तो होल्ड रखनी रखनी। कि आप सोच रहे हो कि मेरा ये वीक है, वीक कम ही टाइम बचे, मैं उस पे फोकस करूँ? नहीं, क्योंकि वो वीक वाला तो यार पूरे साल में वीक रहा तो 20 दिन वो स्ट्रांग नहीं हो। तो लोग क्या करते हैं ना कि इसमें कि मेरा जैसे पॉलिटी स्ट्रांग है जैसे किसी का, तो बोलते हैं कि मैं बाद में देख लूंगा, कि लास्ट के एक दो दिन में फिर वो टाइम ही नहीं बचता। तो अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में रखो, एक दो घंटे उसको हर दिन दो, उसको रिवाइज करते रहो। और जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जो आपके वीक एरियाज, उस पर फोकस रखो, बट अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस मत हटाओ, क्योंकि वो ही है जो नंबर लेके आएंगे। तो जहां पर आपको एक लड्डू मिल रहा है, एक सिंपली आपको उठाना ही है, तो वहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पर आपको बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सही। तो एस्पिरेंट्स को सोचना चाहिए। तो खैर डिमोटिवेट भी मुझे लगता है इसी वजह से होते हैं कि यार मुझे ये हम्म। सब्जेक्ट नहीं आता। और वो लोग ये नहीं देखते कि यार जो आता है वो तो अच्छे से कर पा रहे हैं क्या अपन। तो इसीलिए सही। काफी ज्यादा फेलियर रेट यहीं से शुरू हो जाती है। एक तो चीज और, हाँ प्रियम। ये जो साइंस वाला पार्ट है, जैसे मेरा वीक था, हम्म, तो मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज करी थी, दृष्टि के मॉक्स आते हैं, मतलब दृष्टि के जो क्विज है उसमें एक सेक्शन बना हुआ है एनसीईआरटी का। हम्म, उस एनसीईआरटी के सेक्शन को आप खोलोगे तो उसमें साइंस की सारी एनसीईआरटी के रिलेटेड एमसीक्यू हैं, 6 से हम्म, लेकर 12 तक। तो वो उन एमसीक्यू के थ्रू उन्होंने सारे चैप्टर कवर कर दिए। तो इनफैक्ट ये समझ लो, अगर आप उन एमसीक्यूज को और उनके सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ते हो तो आप 2-3 दिन के अंदर सारी एनसीईआरटी निपटा दोगे। उसको आप हम्म। 3-4 बार कर लोगे तो क्वेश्चन वही है। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि हाँ यार सेल वॉल और सेल उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपके पास ऑप्शन, मतलब कोई और क्वेश्चन भी घुमा फिरा के आप दे दोगे आंसर। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक अलग सा अपना होता है ना एक्सपेरिमेंट, जैसे जिसके लिए सब सही बैठे, तो मेरे तो ये सही बैठा। बाकी सबके अपने अपने हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबके अपने हाँ। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स है। अपने वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को साथ में ले लेके चलेंगे तो मुझे लगता है पेपर हो ही जाएगा। तो प्रेम, अब तो देखो आपने 74th रैंक जो है ऑल इंडिया वो सिक्योर करी इस बार। तो क्या लगता है आपको, आपकी मतलब पहले तो क्या प्रेफरेंस थी ये बताओ, और क्या लगता है आपको कौन सी फोर्स मिलेगी आपको, आपके हिसाब से क्या चाहिए आपको फिर? मेरी पहली प्रेफरेंस थी सीआईएसएफ, जी। और गोइंग बाय माय रैंक आई थिंक मुझे मिल जानी चाहिए, बट कोई भी सर्विस मिलेगी ना, मैं हैप्पी विद दैट।
मतलब ऐसा कुछ नहीं, तो आपको चूज करने का ऑप्शन था तो फ्रीडम था, तो मैंने एक चूज कर ली। बट ऐसा नहीं था कि कोई भी मिल जाए, आई एम हैप्पी विद एनी ऑफ द फोर्स दैट आई विल गेट। तो क्या फैमिली में किसी का डिफेंस बैकग्राउंड है, या फिर मतलब ऐसा हो कि वही शुरू से ही आपने सोचा हो कि मैं डिफेंस में जाना चाहूँ, तभी आपने प्रिपरेशन शुरू करी हो? फैमिली में तो मेरी कोई भी डिफेंस से नहीं है, बट आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, सो क्या कहते हैं, उठते बैठते पड़ोस में हर जगह फौजी ऑफिसर सब थे ही। तो कुछ ऐसा नहीं था कि डिफेंस बहुत एक एलियन सेगमेंट हो गया। पला बड़ा मैं उन्हीं के साथ हूँ, खेलने भी मैं जाता था। तो हमारा जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो एक हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है, तो उनके साथ हमारे प्रैक्टिस मैचेस होते थे, यूज्ड टू प्ले फुटबॉल उनके साथ। तो वो वाली तो थी यार, लाइफ देखी थी कि लाइफ एडवेंचरस है, अच्छी है, मजा आता है, तो वो एक चीज थी, उससे इंस्पिरेशन मिली कि लेट्स गो फॉर दिस। तो क्या आपने पहले मतलब और भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम दिए थे, जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया? हाँ, मैंने पहले सीडीएस दिया था, उसमें रिकमेंड नहीं हुआ। फिर मैंने आपका कोस्ट गार्ड का दिया था, उसमें मैं रिकमेंड हो गया, बट मेरी आंखें वीक थी, तो इस चक्कर हम्म, में मैं वहां से मेडिकल आउट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आई वेंट टू लेसिक सर्जरी, मैंने लेसिक कराई। फिर हम्म, 1 साल तक तो आप कुछ दे नहीं सकते थे। जी। फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम दिया, तो हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर दिया, हो गया। तो दिस इज द जर्नी। वही था। इवन ही आस्क्ड मी इन माय इंटरव्यू, ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, nobody in your family is from the forces and you are doing very good right now, why do you want to join the forces? So I told him the same thing, that I've been trying to join the forces for a very long time, and it's my passion, and I think my upbringing and my composer and my temperament all suits me for this job. तो आई गिव दिस आंसर, मतलब काफी जेनरिक सा था, आप उस टाइम पे वो नहीं कर पाते ना एक्सप्लेन अपने आप को कि हाउ मच यू वांटेड टू जॉइन दिस। जी जी। बट दैट वाज। ये जो होता है देखो अच्छे के लिए होता है। ये तो ये इतनी बढ़िया रैंक जो है वो कैप्टन नहीं मिलती है अगर आप दूसरी फोर्सेस में चले जाते तो। ये बहुत ही अच्छा था ये तो। और ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स को भी मोटिवेशन मिला हुआ है, एक बढ़िया डायरेक्शन मिली होगी प्रिपरेशन को लेके कि भाई किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको समझने की जरूरत है, वो डेफिनेटली उनको हेल्प मिली होगी। तो प्रियम, एक कंक्लूडिंग नोट से हम लोग इस सेशन को फिनिश करेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब क्या प्लान है आपका? मतलब आप आगे कंटिन्यू करोगे अपनी पढ़ाई जो आप सीएसई के लिए तैयारी कर रही थी, या फिर आप बेस्ट दोगे अपनी फोर्सेस में? अभी तो यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो काफी टाइम है, मैं कोरा पे भी देख रहा था, 8 से 10 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। तो हम्म, आई विल स्टडी, आई लाइक स्टडिंग, तो आई विल कीप ऑन स्टडी। फिर हम्म, व्हेन आई विल जॉइन द फोर्सेस, फिर वहाँ की रियलिटी से क्या मेरी रियलिटी में चेंजेस आते हैं वो डिफरेंट है। बट इफ राइट नाउ आई हैव टू आंसर इट, यार यार पढ़ना छोड़ना क्यों है, मेहनत करनी छोड़नी क्यों है? तो मेहनत तो पूरी जिंदगी करनी है। जी जी। चलो बहुत बढ़िया प्रेम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर विजिटिंग सीईपीएफएससी मेंटर्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच प्रियम फॉर गाइडिंग एस्पिरेंट्स। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। ओके, थैंक यू।